अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टर के साथ मैं हौज़ल अयूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुल्क की जो सूरत हाल है सियासी और मुआशी, वो सबके सामने है। वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान जो इसहाक़ डार साहब हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत तरक्की कर रहा है। जो मुआशी इंडिकेटर हैं वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। क्या वाकई पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम के बावजूद पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामज़न है? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोहेल अशारी साहब, आप साबिक़ सदर हैं नौ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टेस्ट बार एसोसिएशन के। और नाज़रीन, लाइन पर मुझे ज्वाइन करेंगे काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सोहेल अशारी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि आप इकनॉमिक्स इंडिकेटर को बहुत करीब से जानते हैं, काफ़ी ग्रिप रखते हैं, क्या समझते हैं वाकई हम मुआशी तौर पर बेहतरी की तरफ गामज़न हो चुके हैं? देखिए जी, जो इकॉनमी जो पनपती है ना, वो तन्हाई में नहीं होती। इकॉनमी के लिए साजगार माहौल की बड़ी ज़रूरत है। और कोविड के बाद आपने देखा कि फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, उसके बाद फिर अब धरने आ गए। तो बिज़नेस को और इकॉनमी को पनपने के लिए तो अभी टाइम ही नहीं मिला है। और उसी के दौरान आपने देखा कि डॉलर की उड़ान कहाँ चली गई, इंपोर्ट्स इतनी बढ़ गई कि हमारा एक्सपोर्ट्स जो हैं तकरीबन 40-50 बिलियन डॉलर कम रही। तो इस सारी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि अभी हम उस तरफ सही मानों में गामज़न हुए हैं कि हम एक सुकून समझें कि माशरे में आया है और बिजनेसमैन जो है वो उस तरह से इन्वेस्ट करे और ये महसूस करे कि वो एक अच्छे माहौल में रह रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, इंपोर्ट पे कगजन लगाई, बैन लगाया, उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा कि तकरीबन कोई 14 बिलियन डॉलर आपको नीचे आया, मगर वो हल नहीं है। हल असल में एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप रॉ मटेरियल मशीनरी जो पाकिस्तान में नहीं बनती या बाहर से मंगवाते हैं और उसको भी रोक देते हैं, तो फिर नई जो प्रोडक्शन होनी होती है वो नहीं होती है। दूसरा ये कि दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड रिसेशन है, डिमांड सारी कम हो गई है। देखिए, अब सैलाब के बाद अगर आपको थोड़ा सा कोई वक्फा मिला है तो यही है कि पेट्रोल और डीज़ल की खपत कम हो गई है, क्योंकि ना वो एग्रीकल्चर में डीज़ल पे ट्रैक्टर चल रहा है, ना उस तरह से आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं, ना कोई ऐसा बात हो रही है। तो आपका थोड़ा सा इंपोर्ट जो है वो कम हो गई है, मगर उसके बावजूद हमने 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमत को मुतमिन रखा और पेट्रोल की कीमत को कम नहीं किया। ऑल्दो दुनिया में उसकी पेट्रोल की कीमतें जबकि गिर गई हैं, नीचे हैं, लेकिन इस 15 नवंबर को 17% जनरल सेल टैक्स पेट्रोल पर लगाया जा रहा है। जी जी। इसका मतलब है वो पेट्रोल अब फिर महंगा होगा। कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, क्योंकि आप टैक्सेशन को देखते हैं और आपने रिटर्न के दौरान बड़ी सी आवाज़ उठाई, इसकी तारीख भी आगे बढ़ाई जाए। ठीक है, रिटर्न के ज़रिए टैक्स आता है, लेकिन मुआशी तौर पर देखा जाए तो इस माह में अक्टूबर में टारगेट पूरे नहीं हुए, सितंबर के टारगेट से भी कम रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, जिसका मतलब है मुआशी तौर पे हम बेहतरी की तरफ नहीं है। अगर टारगेट पूरे हों तो मुआशी तौर पे हम लगता है बिजनेस एक्टिविटी चल रही हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, जो नवंबर आपने अक्टूबर के टारगेट की बात की, देखें उसमें वन ऑफ द मेजर जो रीज़न है आपकी वो विद होल्डिंग ऑफ टैक्सेस, इनकम टैक्स की है और सेल्स टैक्स की है ऑन इम्पोर्ट स्टेज। और हुआ क्या कि आपने जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसके जब अगेंस्ट पेमेंट रोक दी, लोगों की जो इंपोर्ट है वो आपके पास रुक गई, तो जो इंपोर्ट से एक बहुत बड़ा आपको रेवेन्यू आ रहा था वो आपका बेसिकली शॉर्टफॉल आया। दिस इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ शॉर्टफॉल। जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि आपका इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेशन जो है वो कम होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है इसके साथ जो कि हम आप बात करें कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, देखिए वो आलमोस्ट हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और सिंस 90 के बाद तो बिलखुसूस ये एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जो आज तक कंटिन्यूड है। और इसमें जो ज़्यादा शिद्दत आई ये फिर अभी एक 90 से लेके जो 98 तक की दहाई थी, और उसके बाद फिर अभी ये 2010 से एक जो सिलसिला शुरू हुआ, आज 2022 में हम आ गए हैं। असल में जो एजुटेशन की पॉलिटिक्स है ना, ये हमेशा जिस मुल्क में भी होगी ये नुकसानदेह, उस मुल्क की तरक्की के लिए भी नुकसानदेह है, उसकी ग्रोथ के लिए भी नुकसानदेह है। अगर बिज़नेस को आपके फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, तो आपके पास फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। बड़ा इन्वेस्टर उस वक्त आएगा आपके पास जहां आपके हालात साजगार होंगे। दूसरी जो इसके साथ बात है कि इन्फ्लेशन आपका बहुत ऊपर चला गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट आज भी आपका डिस्टर्ब है। अभी भी आपका जो शॉर्टफॉल है, जैसे अभी लशारी साहब ने बात की
कि आपका इंपोर्ट का बिल तो कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद आपका एक्सपोर्ट चूँकि हमारी उस लेवल की नहीं है, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी तो आई। और उसमें जो दूसरी बढ़ोतरी की रीज़न ये है कि चूँकि जो एक्सचेंज रेट का एक डिफरेंस था, उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें आता है, और वो भी एक वन ऑफ द रीज़न है उसके बढ़ने की और यहाँ इसके डेफिसिट के ज़्यादा होने की। तो जब तक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं होगा, हमारे जो रसीट्स हैं उसके अगेंस्ट पेमेंट जो हैं वो जब तक कम नहीं अच्छा, होगी, वो 22 उस अरब के जो शॉर्टफॉल जिस तरह आप बता रहे हैं उसको अब जनरल से टैक्स के जरिए पेट्रोल से पूरा किया जाएगा, फिर इन्फ्लेशन फिर नहीं बढ़ेगी, डेफिनेट उससे फिर बढ़ेगी। हालात ख़राब नहीं होंगे? उससे फिर क्या होगा कि ये अपनी लेवी कम करेंगे। अल्टीमेटली देखें, रेट को एक जगह जो अभी मुंजमद किया इन्होंने, अभी 1 माह हो गया, 2 दफ़ा नहीं इसको प्राइसेस को बढ़ाया, उसकी भी तो यही रीज़न है ना कि आपके पास एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। अगर इन हालात में भी आप प्राइसेस बढ़ाएंगे, जो कि आपकी वक्त के लिहाज से ज़रूरत है, शायद इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से ज़रूरत नहीं है प्राइसेस की, उस मजबूरी को सामने रखते हुए आपने इसको बढ़ाया। और अब जब चूँकि टैक्सेस की लेवी बढ़ानी है, वहाँ पे आपने उसको लेके जाना है, तो रेट शायद उस तरह प्राइस में इंक्रीज़ नहीं आएगी, लेकिन सेल्स टैक्स का हमने फाज अच्छा कमर साहब, आप समझते हैं क्योंकि टैक्स को देते हैं हुकूमत या FBI सीरियस है टैक्स लेने में? अच्छा, ये हमेशा सवाल होता है और सीरियस मैं वाकई है, क्योंकि आप बार बार एक कहते हैं रिटर्न में ये फॉल्ट है, ये गलतियां हैं, इनको दूर किया जाए, फिर 3 माह दिए जाएं, फिर लेटर आता है जनाब वो डेट आगे एक्सटेंड नहीं होगी, फिर रात को हो जाती है। इसका मतलब आवाम को झूठ पे लगा रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, देखिए ये उसका कोई विजडम ही नहीं है रिटर्न का कोई भी। जहाँ तक आपने बात की ना उनकी सीरियसनेस की, देखें सीरियसनेस वहाँ पे कोई नहीं है, कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं है FBR में। कोई हमारे पास ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर को सामने रख के टैक्सेशन की पॉलिसी बना रहे हों कि ये जो हमारा इस वक्त शोबा है, ये इसकी ग्रोथ अच्छी है, हमें इसमें टैक्सेशन करनी है। इस वक्त इंडस्ट्री में कहाँ ग्रोथ बेहतर है, वहाँ पे हमें टैक्सेशन करनी है। कौन सा ऐसा हमारा इंडस्ट्री का शोबा है जिसको हमने रिवाइवल करनी है और वहाँ पे टैक्सेशन कम करनी है, ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी विद होल्डिंग के ऊपर इन्हिसार करके और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इन्हिसार करके हम अपनी कलेक्शन को पूरा करते हैं जो टारगेट्स हैं। और दूसरा इनको हेल्प आउट कर देता है आपका एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस आता है, वरना मरूज़ी हालात में इनके लिए अपने ना टारगेट पूरे करना मुश्किल है और ना ही ये लोग इस मामले में सीरियस एडवांस हैं कि निकाल दिया हम जाए, सही मानों में टैक्स लगाएं, ड्यू टैक्स लगाएं और ड्यू टैक्स को रिकवर करें। एडवांस। अच्छा, इसके साथ आपने दूसरी बात की जो टैक्स रिटर्न से बाबत है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम एक सिस्टम बना के हमने कानून के ऊपर उसको लगा दिया। इनकम टैक्स का जो कानून है वो कुछ कहता है, हमने अपनी मर्ज़ी से जो ऑनलाइन एक सिस्टम आयरस में बनाया, हम अपनी मर्ज़ी के फार्मूले वहाँ पे फिक्स किए जो टैक्स पेयर की एक्सेस लाइबिलिटी कैलकुलेट करता है। जी। और कई जगह पे जहाँ किसी की लाइबिलिटी एक्चुअल बनती है उसको रिड्यूस भी करता है, ये नहीं कि सबसे एक्सेस, कई लोगों को वो उनका मर्जी चलती रिलीफ है, भी दे हुक्म रहा उनका है। लेकिन वो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि डिफ़ॉल्ट है। पाकिस्तान टैक्स बार ने इसके ऊपर इनको कहा भी, इनको हमने प्रेजेंटेशन भी दी, इनको तमाम चीज़ें भी बताई कि ये आपका सिस्टम गलत है, आप ड्यू टैक्सेशन करें, इस सारे सिस्टम को ठीक करें। और उसमें जो सबसे बड़ी इस वक्त मैं समझता हूँ कि बोन ऑफ कंटेंशन है, वो है आपका मिनिमम टैक्स का इशू। देखिए पूरी दुनिया में टैक्सेशन है, ये कॉन्सेप्ट एक नया हम लेके आ गए कि ये इस बंदे की मिनिमम है, भले उसने कुछ कमाया कि नहीं कमाया, कभी नॉर्मल में ले जाओ, कभी मिनिमम में ले आओ, कभी फाइनल में कभी ले उसको जाओ। फाइनल में ले जाएं। तो ये जो मिनिमम टैक्स वाला इशू है, ये एक बड़ा लंबा डिबेटेबल इशू है और ये सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कारोबारी हजरात के लिए भी और अदरवाइज़ भी आपकी बिज़नेस के ग्रोथ के लिए भी सबसे डेंजरस चीज़ जो है ये मिनिमम टैक्स है। बिल्कुल ठीक है। मैं कमर साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। शहर साहब, गैस का शॉर्टफॉल आने वाला है जिसका वज़ीर-ए-आज़म खुद कह चुके हैं, गैस का शॉर्टफॉल आएगा। पहले इंडस्ट्री का क्या हाल है? अगर गैस का भी शॉर्टफॉल आ गया तो फिर इंडस्ट्री का क्या होगा? देखिए, इंडस्ट्री तो आहिस्ता आहिस्ता जो गैस पे डिपेंडेंट है वो तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्शन कम कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में अगर LPG भी ना मिली, LNG भी ना मिली तो वो बंद हो जाएंगी। वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो बड़ा क्लियर है वो तो। मगर असल में जो हम बात कर रहे हैं ना जी, बुनियादी तौर पे कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, कौम ने किस तरफ जाना, जब तक आप इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं करेंगे, चाहे वह FBR की हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, इंडस्ट्री हो,
तो ये जो बैंडेड हम लगाते हैं ना, ये आज ये कर लें, कल ये कर लें, अभी ये ऑर्डर आ गया, अभी ये इस तरह से कभी भी आप ना शॉर्ट टर्म पॉलिसी दे रहे हैं और ना ही आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे रहे हैं। सो इस तरह से कौम नहीं चलती है। और बुनियादी तौर पे हमें एक तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी देनी है और फिर हमने कम अज़ कम 25 से 30 साल की पॉलिसी देनी है। इस तरह नहीं चलता। तो शेख साहब, वैसे आपके दौर में कौन सा दौर अच्छा रहा है, कौन सी हुकूमत का दौर अच्छा रहा है जिसमें आप कह सकते हैं इसमें कारोबारी ज़िंदगी नॉर्मल रही है, सही तरीके से हम कारोबार किया जा सकता? कौन सा ऐसा कोई दौर है गुजरा है? दो दौर ही रहे हैं, क्योंकि पिछले 7 साल में जब हम बड़े हुए हैं, जब तो सुनते आए हैं, नवाज शरीफ साहब का दौर रहा और बेनज़ीर साहब का दौर रहा। भुट्टो ज़रा हमसे थोड़े से कारोबारी आने से ज़रा पहले की बात है। तो नवाज शरीफ साहब ने जो प्रोग्राम दिए थे उस वक़्त के हिसाब से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर पीपल से कि जी करप्शन हुई नहीं हुई, मगर वो दौर इंडस्ट्री के लिए बेहतर था। और शायद वो दौर भी ऐसा था कि भुट्टो साहब ने जब किया वो क्रैकडाउन किया और सारों को नेशनलाइज़ कर लिया, तो फिर जब नेशनलाइजेशन ख़त्म हुई तो फिर एक दौड़ लगी इंडस्ट्री लगाने की तरफ। मगर मैं आपसे एक बात आज बड़ा बरमला कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क इंडस्ट्रियल मुल्क नहीं है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर मुल्क। ये इसको छोड़ दें। लश्करी साहब, यही तो हमारा अलमिया। हम उर्दू स्पीकिंग हमारी क्या, हम उर्दू स्पीकिंग है, कभी हम पंजाबी स्पीकिंग है, कभी हमारी इंग्लिश ज़ुबान है। उर्दू की ज़ुबान का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, अपने तमाम आर्डर भी, अपने तमाम फैसले भी, अदालती कार्रवाई उर्दू में की जाए। लेकिन ना हम उर्दू बन सके, ना अंग्रेज़ बन सके, ना हम एग्रीकल्चर बन सके, ना इंडस्ट्रियल बन सके, किसी जगह पे हम खड़े हो सके। इंडस्ट्रियल के लिए ना एक बड़ी ख़ास स्किल की ज़रूरत है। जी जी। हमारे पास जो किसानों की स्किल है वो हमारे पैदा होने से पहले की भी है। हम बुनियादी तौर 60 की दहाई में हमने नारा लगाया इंडस्ट्रियल बनने का। जी जी। करें थोड़ा, मैं ये नहीं कहता, मगर हमारी अगर, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 60% ऑफ द इंडस्ट्री इज़ डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है जी। आपको शुगर कहाँ से बनती है, आपका टेक्सटाइल कॉटन पे बेस्ड है, और इसी तरह बाकी की भी जितने भी मोलासेस हैं, केमिकल्स हैं, मेज से बनती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइज करना है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है। अच्छा शाह साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मैं आपकी तरफ एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। अब कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पर अगर ज़रूरत हुकूमत तवज्जो दे तो जो हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज है या दूसरे मामलात हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं उन सेक्टर पर तवज्जो देकर? नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी शेर साहब, देखिए, मैं कहूँगा कि अगर आपने मॉडर्न किसी सर्विसेज की बात करनी है तो वो आईटी सेक्टर है, जिस पे आपको बहुत भरपूर, जिसमें टैक्स लगा दिया गया। चलो टैक्स भी ले लें यार, कोई ऐसी फ़र्क नहीं पड़ता, मगर काम तो करने देना। वर्क होना चाहिए। हाँ, उस पर वर्क होना चाहिए। वो टैक्स भी जब चलेगा तो रैशनलाइज हो जाएगा, और रैशनलाइजेशन टैक्सेस की मेरे से ज़्यादा भाई बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि दुनिया पर कैसे आईटी को, या इंडिया कैसे आईटी पे आ गया कि उन्होंने सिलिकॉन वैली में हुकूमत ने अपने दफ्तर खोले हुए हैं, वो वहाँ से ऑर्डर लेते हैं और अपने मुल्क को भेजते हैं। हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, हम तो अब खुला छोड़ देते हैं बंदों को, और उसको कोई सपोर्ट, कोई फैसिलिटेशन कुछ नहीं होती है। सो आईटी का सेक्टर ये है कि क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता, एक सिंपल कंप्यूटर पर बैठे आप काम कर रहे होते हैं, और ये इस वक्त बहुत तेज़ी से पनप रहा है। आने वाला वक्त है कि और दूसरा ऑटोमेशन का सारा, और दूसरा जो है ना जी, वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का काम, कि जो आप चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान में बनाएं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि इस मुल्क में इस वक्त बहुत ज़रूरत है इस नारे की कि बाय व्हाट इज़ मेड इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारी क्वालिटी तभी इम्प्रूव होगी जब हम अपना सामान ख़रीदेंगे, उसमें से नुक्स निकालेंगे। इसी तरह ही होता है। तो अपना माल ख़रीदें ताकि बाहर से आपको डॉलरों की ज़रूरत ना पड़े। जो आप यहाँ बना रहे हैं, चाहे वो शूज़ हैं, चाहे वो गिलास है, चाहे वो और कोई चीज़, हाँ जो चीज़ यहाँ नहीं बनती उसकी तो खैर बात और है, मगर जो यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई वो कैसा है कैसा नहीं है, अपना माल ख़रीदें और फिर देखें इसकी स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा, इसका सारा मेयार बढ़ जाएगा। और हैविंग सेड दैट, मैं फिर एम्फसाइज़ करूँगा कि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चाइना, अमेरिका भेज सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हमारा कम से कम 3-4 बिलियन डॉलर का तो राइस जाता है, ठीक है जी, मगर इससे भी ज़्यादा हमारे पास प्रोड्यूस है।
मगर बदकिस्मती ये कि हम 8 मिलियन डॉलर गंदम यूक्रेन से मंगवा रहे हैं, वो मुल्क जो लोगों को खिलाता था खुद अब इस दाल तक इम्पोर्ट हो रही है। मगर हमें मॉडर्नाइज्ड तरीके से एग्रीकल्चर करना चाहिए। लाखों एकड़ इस वक्त ज़मीन बंजर पड़ी है हमारे पास, बंजर से मुराद है जहाँ आपने इरीगेशन की ही नहीं है, तो उसको करें, डैम्स बनाएं और जिस तरह भी सैलाब है इसके पानी को रोकें। होस्ट ऑफ इश्यूज इन दिस पाकिस्तान, मगर हमारी कोई कंसंट्रेशन, कोई प्लानिंग, कोई ऐसा थिंक टैंक नहीं बैठा जो हुकूमत को मशवरे दे कि ये ना करें ये करें। और ये शॉर्ट टर्म है, आज डॉलर है, अच्छा, कल को 2000 से 200 से नीचे आ जाएगा। सही कह रहे हैं आप। ये जो मुआशी ये किसान पैकेज 1800 अरब का एक वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया, इससे भी कोई माशियत को फ़र्क पड़ेगा? देखिए ज़रूर पड़ेगा अगर ये इम्प्लीमेंट प्रॉपर हो जाता है तो। ठीक है जी, अगर आपके ट्यूबवेल जो कह रहे हैं 3000 सोलर पे चले जाते हैं तो आपका बिजली का तकरीबन 4400 मेगावाट का फ़र्क पड़ता है उससे। ठीक है, ये फ़र्क तो पड़ सकता है, मगर मुसीबत चाहिए होती है अगर अमल दरामद हो। अमल दरामद हो। जिस तरह अभी बहुत अच्छी गुफ्तगू लशारी साहब ने की IT पे तवज्जो देने की, जितना हम कर 6000 अरब डॉलर कर्ज लेते हैं, तमाम शर्तें मानकर उनकी, वो 6 अरब डॉलर एक दफ़ा IT पे लगा देना तो आपको टैक्स भी आ जाएगा, आपका मुल्क भी तरक्की कर जाएगा। समझते हैं आप इस तरह मुमकिन है? जितने नौजवान पाकिस्तान के पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं जॉब के लिए, पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए मेहनत करें, इसमें कोई शक नहीं है। ये लास्ट भी हमने इस पर बड़ी लंबी डिबेट की थी। सही कह रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे आपको बेहतर अर्निंग दे सकता है और फॉरेन एक्सचेंज दे सकता है वो एक वाहिद IT का शोबा है। और उसके बाद फिर जितने बड़ा हमारे पास अल्लाह ताला ने ज़मीन हमें अनायत की है, भले हमने बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटीज़ की नज़र कर दी, बड़ी जो हमारी आप समझते हैं कि बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन जो थी हमने ज़ाया कर दी, और अभी भी हमारे पास बड़ा पोटेंशल है, लेकिन उसमें सिर्फ चूँकि हमारा जो काश्तकार है वो शायद उस लेवल की ना स्किल्स हैं, ना उसके पास फाइनेंसेस हैं उतने, और ना ही उस हद तक हमारे पास कुछ सहूलियात है उनके पास। टूल्स हैं। उसमें हमेशा हर जगह गवर्नमेंट जो है उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है अपने जो कम्युनिटीज़ हैं उनको आगे लाने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए। तो उनको बेसिकली जब देखें ना फसल की बुवाई का टाइम आता है तो उस वक्त हमारे पास खाद नहीं मिलती, ठीक है, खाद ब्लैक में मिलती है। अच्छा, उसके बाद जैसे अब नोट करेंगे कि फसल आ गई है, फसल पक गई है, उसकी हार्वेस्टिंग हो गई है, तो जो गवर्नमेंट का रेट है उससे नीचे बाइंग होती है, ठीक है। और जैसे ही किसान के हाथ से फसल निकल के मिडल मैन के हाथ में जाती है उसका रेट जो है साथ इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो एक किसान मेहनत करता है वो भी 75 साल में खुशहाल नहीं हो सका, ऐसे ही वो भी कर्जे के नीचे रहता है। फसल आती है तो वो कर्जा देता है, तो फिर नए कर्जे उठा लेता है, फिर वो इस तरह चलता है। फसल लगाने के लिए उसको कर्जा चाहिए उसने होता लेनी है, है, बीज उसने लेना है, उसने दवा स्प्रे के लिए दवाई लेनी है, और दूसरी बड़ी वजह हुकूमत भी उस तरफ से कोई टैक्स की वसूली कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं बना सकी। अगर एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो दी जाती तो इंडस्ट्री से ज़्यादा टैक्स उधर से आ सकता था। जी डेफिनेट, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमने इसको कभी भी इस शोबे को अहमियत नहीं दी है बेसिकली। हालांकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस वक्त भी हमारी जो ज़्यादा मैन पावर है वो इस वक्त एग्रीकल्चर में है, और बेसिकली नॉन प्रोडक्टिव हमारे पास है। दूसरा इसके साथ एग्रीकल्चर के साथ अलाइड जो दूसरा शोबा है वो है आपका लाइफ स्टॉक का। आपने उस पर भी इतनी तवज्जो नहीं दी, और अब रिज़ल्ट ये है कि आपके पास लाइफ स्टॉक को दूध की कमी को पूरा करने के लिए वो सारा आप देख रहे हैं कि बाहर से खुश्क दूध आता है और बाकी सारी चीज़ें, यहाँ जो दूध का हाल हो रहा है वो हमारे सबके सामने किसी को नहीं पता। तो अनफॉर्चुनेटली हमने इन तमाम चीज़ों पे तवज्जो ही नहीं दी। जी। जो हमें एक असल में पैच मिला ना कायदे आज़म की वफ़ात के बाद, बड़ा अनफॉर्चुनेट, तो वहाँ से जो एक आमरीत का दौर शुरू हुआ ना, उसने आपकी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग वहाँ से आपकी नर्सरी का बेड़ा गर्क कर दिया, और ऐसी आपकी समत जो है वो कर्जों की नज़र कर दिया सब। और आज तक आप उन्हीं चीज़ों पे बार बार उन्हीं मामलात में वहीं पे आज भी शायद हम 50s में बैठे हैं, और शायद 50s में शायद हमारे हालात बेहतर थे 60 तक तो भी वेरी गुड। तो सर उसमें भी देखें ना कि आपको कुछ चीज़ों को रोक के और आगे बेहतर करके आपको थोड़ा सा टाइम के लिए रोका और दिया, और उसके बाद फिर आपको हमेशा के लिए चीज़ों में भेज दिया गया। उसी वक्त से सारी ये चीज़ें जो हैं
आपकी ग़ुलामी का जो तौक़ है उसी वक्त से हमारे गले में डला और आज तक उसी की कंटिन्यूटी है। तो बेसिकली हमने उस वक्त ही अपने आप को बेच दिया। उसका सबसे बड़ा खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आज तक सेटल डाउन नहीं हो सके। उनकी इंस्टीट्यूशन की जो बिल्डिंग होती है उसको हम स्ट्रक्चर नहीं कर सके। आज भी उसी तरह से माफियाज हर शोबे में काम कर रहा है और वही उसी तरह से हाल है। तो बेसिक जो हमारी समत है, मैं समझता हूँ कि शायद हमें दो चीज़ों की, बीइंग अ पाकिस्तानी भी और बीइंग एक आम शहरी के भी, मुसलमान होने के नाते मैं समझता हूँ कि हमें सबको एक दफ़ा एक नया चार्टर साइन करने की ज़रूरत है अपने आप से कि हमने वाकई क्या इस मुल्क को लेके आगे जाना है। क्या हमने वाकई जो कायद-ए-आज़म ने सोचा था कि इस मुल्क को हमने बनाना है, हम उस तरफ इसको लेके जाएंगे। हमने तो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान छोड़ा ही नहीं, आधा तोड़ दिया। बाकी भी अब जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। हर रोज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो अभी बहुत सारे एरियाज़ में आज भी मुश्किल हालात हैं। मैं दोबारा आप तरफ जो इस वक्त का ऑनगोइंग है। तो देखें, हम हमेशा आपका दो चीज़ों का, आपके डेवलपमेंट एक्सपेंस और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंस, जब तक आपका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंस कम नहीं होगा, डेवलपमेंट एक्सपेंस बढ़ेगा नहीं, उस वक्त तक आपका तरक्की करना नामुमकिन सी बात है। फिर दूसरी बात यह है कि हम अपने पहले ख़र्च पूरा करने के लिए उधार लेते थे, अब हम उसके सूद की अदायगी के लिए भी उधार ले रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है ये बड़ा, बिल्कुल सही। और इन सब से अगर हमने निकलना है तो फिर हमें वाकई कौम बन के सोचना है। बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए हैं कौमों पे, शायद हमसे भी ज़्यादा मुश्किल वक्त आए हैं, लेकिन जब कौमों ने फ़ैसला किया है कि हमने एक कौम बन के आगे आना है तो फिर ये सारी चीज़ें होंगी। हमें हम सबको देखिए, बात जो ये कर रहे हैं ना, जी जी, वो तभी होती है कि जब कौम को आदत हो मिल के काम करने की। सही कह रहे हैं। हम हमेशा से अपने अपने आइलैंड बना के अदारे के साथ कॉपरेट नहीं कर रहा होता। सो जब तक आम आदमी मिल के काम नहीं करेगा और इस मुल्क को और अपने आप को और अपनी फैमिली वो को, किसने करवाना है? वो लश्कर साहब देखो, जिम्मेदारी किसकी है? जी, इन्होंने जो बात की ना जी, मैं उसको इस तरीके से एक ही फिक्रे में और वो पंजाबी के फिक्रे में समो देता हूँ कि वो किसी ने लिखा है कि माली हुण इस बाग विच कुछ नवीं कलमा ला। तो पुराने दरख्त अब ख़त्म हो गए, अब नई सियासत होगी, नए तरीक़ेकार होंगे, तभी ये कौम पनपेगी। या पुराना जो बोर्ड है ना लिखा हुआ, ये मिटा दो। लश्कर साहब, और ये इसको मिटाने के लिए 75 साल में हमने 112 अरब डॉलर कर्ज ले लिया, मान लिया, सूद की अदायगी हम कर रहे हैं। क्या 75 साल में हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी बनाया है जो आज पाकिस्तानी आज मैं खुशी हो कह सकूँ इसमें हमारे मुल्क प्रॉफिट में आ रहा है, ये प्रॉफिट में जा रहा है? देखिए, बहुत सी इंडस्ट्री लगी है, ऐसी बात नहीं है। आपने डैम भी 2 बनाए और भी बहुत से ऐसे काम किए हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बहुत डेवलप किया, एजुकेशन में आपकी नई यूनिवर्सिटियाँ बनी, अस्पताल बने, ऐसी बात नहीं है। मगर वो रफ्तार और वो असल बात यह है कि वो स्टैंडर्ड नहीं हम दे सके। कॉलेजेस तो बहुत है मगर वो स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं है वो जो कि होनी चाहिए। हमारा स्किल वो डेवलप नहीं हो सकी। हमने माशरे को बांट दिया जी, अशराफिया अपनी मर्जी का ले गया, गरीब मिडिल क्लास। और अब हम समझते हैं कि इस वक्त जो तब्दीली आएगी इंशाल्लाह आएगी, ऐसी बात नहीं है। इसी कौम से ही बंदे निकलेंगे, बाहर से कोई नहीं आता होता। और कभी किसी को पता था कि नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है या इमरान खान आ जाएगा या कोई और आ जाएगा, मिनिस्टर बन सकता है? ये इसी तरह चलता है। कोई ना कोई आएगा और आप फिर हैरान होंगे कि ये कहाँ से आ गया। तो वो इंशाल्लाह इसी मुल्क में से हम जैसे ही लोग आएंगे इंशाल्लाह। और असल बात ये है कि यू हैव टू गिव डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट टू द कॉमन मैन। ये क्वालिटी आपको देनी पड़ेगी। आपका जब एक आवाम बंदा खुश होगा वो सही मानों में काम करेगा। इस वक्त वो अपने लिए काम कर रहा है, कौम के लिए काम नहीं कर रहा। जब ये सारे मिल के काम करेंगे और कौम के लिए काम करेंगे तो ये सारे काम बड़े छोटे से हैं। यकीन करें कि जो हम दोनों ने यही बात की है कि इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग नहीं हो सकी, विच मीन्स कि इंस्टीट्यूशन जो बनता है उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके अपने डूज एंड डोंट्स होते हैं और उसी दायरे में वो रह के काम करता है, शख्सी नहीं होता। इस वक्त सारी बात जो है ना, इदारों से लेके सियासत तक, इवन इन इंडस्ट्री, सब कुछ शख्सी है। आज इसको बाहर निकाल दें वो इंडस्ट्री बैठ जाएगी, आज इसको पॉलिटिक्स से निकाल दें उसकी पार्टी बैठ जाएगी। इससे निकल के एक सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा
एंड दैट विल टेक एट लीस्ट 1 जनरेशन, विच मीन्स कि 30 साल लगेंगे इसको। इस तरह इतनी जल्दी ये कुछ नहीं होने वाला। ये बैंड एड है कि 2 रुपये आगे टैक्स बढ़ा दो, 4 रुपये इधर बढ़ा दो, बॉर्डर नहीं कर, टैक्स ब्रॉड करना है तो ये इतने टैक्स लगा दो। ये बहुत ही मामूली है इस कौम के पनपने के लिए, और ये कोई इंडिकेटर नहीं है। इंडिकेटर सबसे बड़ा ये है कि आपका ईज़ ऑफ लिविंग है कि नहीं है, महंगाई आपकी कितनी है, लोग आपके खुश हैं कि नहीं है। तो ये जब आप उनको देंगे तो दुनिया में सब कुछ यही है। अच्छा कमर साहब, ब्रेक से जाने से पहले आपकी तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। जिस तरह अभी लिशारी साहब फरमा रहे थे, लोग खुश हैं कि नहीं, महंगाई कम हुई है कि नहीं। इसहाक डार साहब कह रहे हैं हम माशी तौर पर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो अप्रैल की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक पाकिस्तान 6% डिफ़ाल्टर की तरफ था, और अब मौजूदा जो रिपोर्ट है उसके 53% डिफ़ाल्टर की तरफ जा चुका है। तो ऐसे हालात में आप अब स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं ले सकते, अपने ताजर बरदरी को एतमाद में नहीं ले सकते। जब आपको ज़रूरत है डॉलर की, तो अपने मुल्क को संभालने की ज़रूरत है। तो हम बजाय दूसरों पर इंसार करने के, कर्ज लेने के लिए कभी चीन जाएं, कभी IMF के पास जाएं, अपने स्टेक होल्डर को साथ लें, उनसे मुशावरत करें, लेकिन ब्रेक से बाद। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक में साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी कमर साहब, बात यह है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इस वक्त बड़े मुश्किल हालात हैं हमारे लिए मुआशी, और इन मुश्किल हालात में मैं समझता हूँ कि हमेशा मुश्किल हालात में लोग निकलते हैं आगे, और चीज़ों को लेके चलते हैं और लीड करते हैं, और उसी से बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है। देखें, मुश्किल से घबराया नहीं करते। मैं समझता हूँ कि ये वो एक सिचुएशन है कि जिसमें अगर हम घबराएंगे तो शायद हम अपना ज़्यादा बड़ा नुकसान कर लेंगे। फैक्ट के लिहाज से आपकी बात ठीक है, लेकिन चूँकि हमने इस सिचुएशन से निकलना है, तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट की ये विल है कि हम इससे निकलेंगे, तो अल्लाह के फजल से हम इंशाल्लाह निकलेंगे। और दूसरी रही बात कि शायद अल्लाह को कुछ चीज़ें मंजूर हैं कि कुछ मामलात हमारे लिए शायद और मुश्किल होते जा रहे हैं, और हर मुश्किल के बाद डेफिनेट एक आसानी है। कुछ चीज़ें जो हमारी पॉजिटिव हैं, जो हमें अभी कुछ हमारे दोस्त मुल्कों ने वादा किया है कुछ फंड्स का, अगर वो हो जाते हैं, और इसी तरह आयल से रिलेटेड भी 1-2 आपकी गुड न्यूज़ हैं, वो भी मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट फोर्टनाइट तक चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर ये 3-4 चीज़ें आपकी हो जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन है, इसमें मैं वैसे एक क्रेडिट तो देता हूँ जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे मुफ्ता इस्माइल, उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में चीज़ों को संभाला किया, और अभी इन्होंने भी फिर उन चीज़ों को टेक ओवर किया। देखें, वो शायद वो अभी जैसे लशारी साहब ने बात की ना कि हम पर्सनालिटी लोगों को सिर्फ हम शख्सी तौर पे ही चीज़ों को लेते हैं, एक शख्स चला गया तो दूसरा आ गया, तो हमने शायद इसको एक मोटो बना लिया कि हर शख्स को हमने हदफ तनकीद बनाना है, बजाय इसकी कि अगर इसकी कोई अच्छी खूबी है तो हमें उससे पहले देखें। हम सुन रहे थे कि सुबह डिफ़ॉल्ट हुए कि शाम हुए ना, यही सिचुएशन है ना उनके टेक ओवर करने से पहले। तो उन्होंने टेक ओवर किया, आपको बजट दिया, चीज़ें आगे आई, मामला आगे चले, और आज तक चल रहे हैं, और कुछ चीज़ें हौसला अफजा हो रही हैं। देखें, कुछ कांटे हमने शायद अपने राह में ख़ुद बिछाए हुए हैं, उनको चुनने में भी वक्त लगेगा, और सफ़र जो है डेफिनेट एक मुश्किल है। और इसमें आप अगर जो आपने बात की ना ईज़ ऑफ लाइफ वाली बात, देखें इस वक्त आसान तो नहीं है। आपकी जो सादगी का और वो लाइफ का, तो जब सारे हुक्मरान अवाम को तो मशवरा देते हैं, कभी खुद भी किए। आप जिन लोगों को मशीर वज़ीर फ़ौज ज़फ़र मौज बनाई हुकूमत ने, वो भी तो अवाम का पैसा है, वो भी तो टैक्स पेयर का पैसा है, जिसके ज़रिए आप अपने अखराजात को कम नहीं करते, अवाम से कहते हैं सादगी करें। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें उन्होंने टैक्स पेयर के पैसे को एंजॉय करना है, और एक आम शख्स ने अपनी जो खुद की एक रोज़ी रोटी है, अपनी कमाई है, अपनी जो आमदन है, उसने उसमें गुजारा करना है। देखें, उनसे कंपैरिजन तो नहीं हो सकता जिस तरह का हमारा सोशल सेटअप है, जिस तरह का हमारा पॉलिटिकल सेटअप है, लेकिन एक आम शख्स की ज़िंदगी इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में, क्योंकि पहले हम एक बात सुनते थे कि सफ़ेद पोश तबका। अच्छा, मेरा ख्याल है इस वक्त जो हालात हैं शायद सफ़ेद पोश तबका नहीं है, 2 ही तबकात हैं, एक अशराफिया है और एक जो बिलो द लाइन है, पॉवर्टी लाइन से,
वही वो लोग है। हैं। तो मैं कमर साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। मेरे साथ लाइन पर मौजूद है काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं नौ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। काशिफ अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो हुकूमत ने किसान के लिए पैकेज का ऐलान किया है वो हमारी मुआशी तरक्की पर किस तरह असर अंदाज होगा? क्या बेहतरी की तरफ कोई किरण नज़र आ रही है आपको? ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पैकेज आया है किसानों के लिए, एक बहुत ऐसा इक़दाम है और बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह कि इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी हमारे फार्मर्स के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है हमारे लाइफ स्टॉक का, हमारे फलों का, हमारी सब्ज़ियों का। और अब तो ये कहा जा रहा है कि हमें अपने इन तमाम चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ेगा और अगले साल हमारा जो इंपोर्ट होगा वो इन चीज़ों पे आ जाएगा और हमारा ट्रेड डेफिसिट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बेहतर फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला इससे पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। हम प्राइम मिनिस्टर साहब की इस फ़ैसले की हर तरह से तायीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसानों के इस प्रॉब्लम को समझा, और क्योंकि इस वक्त ये कम्युनिटी देख रही थी गवर्नमेंट की तरफ कि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई ऐसा अनाउंस करे पैकेज जिसकी वजह से ये जो नुकसान हुआ है इतना हमारी ज़राअत को, ये पूरा हो सके। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बेनिफिट से ज़रूर फ़ायदा होगा। काशिफ अनवर साहब ये भी बताइएगा, जो वज़ीर ख़जाना ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है रुपया हमारा जो तगड़ा हो रहा है और मुआशी तरक्की का जो पहिया है वो अब बेहतरी की तरफ चल पड़ा है, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल जी, फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब के इस इक़दाम को हम इसकी भी तायीद करते हैं। जो फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम 200 रुपये से नीचे लेकर जाएंगे पैरिटी को, डॉलर की और रुपये की। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस पैरिटी को 175 तक अनाउंस किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ही रुपये और डॉलर की पैरिटी है। और अगर हम ये कहें कि हम एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा देना चाहते हैं या एक्सपोर्टर्स का फ़ायदा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हम चूँकि बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो एक्सपोर्टर्स भी कम्पीट नहीं कर सकेंगे अगर हमें चीज़ सस्ती नहीं देंगे। तो लेकिन गवर्नमेंट भी मजबूर है एक जगह पे आकर, जब तक हमारे पास डॉलर्स हमारी किटी में नहीं होंगे, हमारे फॉरेन रिजर्व्स नहीं बढ़ेंगे, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, हमारे एक्सपेट्रिएट्स पैसे नहीं देंगे, तब तक या FDI हमारे मुल्क के अंदर नहीं आएगी। तो हालात मुश्किल हैं, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस मुश्किल वक्त में से आवाम को निकाल लें और रुपये और डॉलर की पैरिटी को बेहतर कर दें। काशिफ अनवर साहब आखिर में ये बताइएगा, मौजूदा हालात में हुकूमत मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाए ताकि ताजिर बरादरी भी सूखा सांस ले सके? देखिए, सबसे पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पैकेज दिया है, इससे एक हमारी ज़राअत, चूँकि हम ज़राई मुल्क हैं और ज़राअत को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हम बार बार ये बात कहते हैं कि अगर आप अपनी इकॉनमी को चलाना चाहते हैं, इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं, आप मुल्क में टैक्स बेस को बढ़ाना चाहते हैं, जब तक इनपुट कॉस्ट हमारी कम नहीं होगी तब तक हम बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकते। ना ही हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं, ना ही हम इंपोर्ट को रोक सकते हैं, ना ही लोकल इंडस्ट्री तब तक इनकरेज होगी। तो जब अगर हम सस्ती बिजली देंगे, हम सस्ते रॉ मटेरियल्स देंगे, हम टैक्स पेयर्स को इनकरेज करेंगे, हम कम से कम जो डिपार्टमेंट्स की शिकायत हैं गवर्नमेंट उनको सुनेगी, आवाम को क्या उनसे शिकायत है उनको दूर करने के लिए हल निकालेगी, तो मेरा ख़्याल है कि हमारी इकॉनमी भी बेहतर होगी, हमारा मुल्क भी चलेगा, इंडस्ट्री भी चलेगी। और सबसे ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर रोज़गार देना, और रोज़गार हम तब तक नहीं दे सकते जब तक आपकी लोकल इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि जो लोकल इंडस्ट्री है उसे इनकरेज करें, सस्ते लोन्स दें, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है उसमें रियायत दें। गवर्नमेंट ने अब पैकेज दिया है उसमें रियायत दी है, तो हम गवर्नमेंट से तवक्को करते हैं कि गवर्नमेंट लोकल इंडस्ट्री को भी महफूज करते हुए तमाम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि लोकल इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब, आपने हमें टाइम दिया। लशारी साहब, आखिर में कंक्लूडिंग हम कर रहे हैं इसको, क्या तजवीज़ देंगे जिस तरह अभी काशिफ अनवर साहब से हमने ली कि किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? रिपोर्टों को छोड़ें कुछ भी है, लेकिन हकायक जो ज़मीनी हकायक हैं उनसे तो मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। जितना हम ज़ोर सियासत पे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगाते हैं, इससे कोई 95% कम ज़ोर मुआशी सूरत हाल पर लगा लें। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, वो आप घुटनों तो दलदल में घुसे हुए हैं और फिर आप कह रहे हैं कि जी हम कैसे इसमें से निकलेंगे। इसमें वक्त दरकार है, मगर जो शॉर्ट टर्म है उसमें ऑब्वियसली आपके लोनिंग एजेंसीज़ हैं,
क्योंकि आपका तो अभी भी $30 बिलियन का आपको जब तक इस साल में इकट्ठा नहीं करेंगे तो हम अपने डेट सर्विसिंग करनी है। और फिर सी पैक के ऊपर अगर काम इन सीरियस नोट शुरू हो जाता है, दैट कैन क्रिएट सम चेंजेस के लोगों में वो फ़ौरन मुल्क में आने शुरू हो जाए। एयरपोर्ट गवादर का अगर सितंबर नेक्स्ट ईयर तक बन जाता है तो बेहतरी आने की तजवीज़ हो सकती है। मगर अभी सारी जो तवज्जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन पे चली गई है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की यानी तकर्री पे चली गई है। और वो बिल्कुल हमारा जो सोच है वो इक़्तिसादी पहलू से हट गया हुआ है। मगर वो हटे या ना हटे, क्योंकि मुल्क में वो फ़िज़ा ही नहीं है, यानी कि गैस नहीं है, बिजली की कमियाबी है। ठीक है, अभी एसी बंद हो गए हैं तो बिजली की आपको वो शॉर्टफॉल नहीं आएगी। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि 18,000 मेगावाट की बिजली सर्दी में चाहिए होती है और 30,000 चाहिए होती है गर्मी में। ये जो शॉर्टफॉल है हम इसको भी पे कर रहे होते हैं। सही कह रहे जो आपने कैपेसिटी पेमेंट 38,000 मेगावाट का हम पे कर रहे हैं अभी। वो देखिए ना, इस किस्म की जो चीज़ें हमने अपने जैसे जिनको इन्होंने कमर भाई ने कहा कि कांटे बोए हुए हैं, दिस द रियल थॉर्न्स इन योर फ्लावर। आप इनको कैसे काटेंगे? जैसे मैंने पहले कहा कि अभी हमें बिल्कुल एक सियासी इस्तेकाम चाहिए। गुड और बैड गवर्नेंस की बाद में बात करेंगे और उसके बाद हम फिर एटलीस्ट इट विल टेक 15 to 30 ईयर्स कि हम सही मानों में एक इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करके, देखिए लॉ का इंस्टीट्यूशन, मेरे भाई टैक्स भी के लॉयर भी हैं, ये पुलिस का इंस्टीट्यूशन, ये एनर्जी का इंस्टीट्यूशन, यानी कि यू नेम एनीथिंग, यू कंप्लीट रिफॉर्म्स इन दिस कंट्री। जो पिछले 70 साल से जो चल रहा था वो मिटाना पड़ेगा और नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, फिर ही कहीं जाके आप पनपेंगे। आपका तलीम का मयार वो नहीं है, आपकी कंस्ट्रक्शन का मयार वो नहीं है, आपको मयार सारे अपने ठीक करने पड़ेंगे, उसके बाद बेहतरी उसके बाद बेहतरी आएगी। कमर साहब, ऐसे हालात में जब मुआशी एक्टिविटी कम होती जा रही हैं, मांग बढ़ती जा रही है, ऐसे FPR को टारगेट भी तो पूरे करने हैं। अगर जिस तरह अब पिछले माह का टारगेट 22 अरब का खसारा 2 माह में हुआ, आगे फिर आपके टारगेट नहीं पूरे हुए, तो ऐसे ये टारगेट हम पूरे नहीं हुए तो फिर IMF से पैकेज लेना भी हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा और जो महंगाई का एक तूफान है मुल्क में वो भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कमर कुछ तो भाई करना इसका चाहिए। जवाब दें, मैं ये बताता हूँ और उन्होंने खुद भी पहले भी कहा, आई एम सॉरी मैं 2 मिनट आपके ले रहा हूँ, कि कस्टम ड्यूटी जो थी, जो आपने इम्पोर्ट कम कर दी, कस्टम ड्यूटी कम से कम आपकी 50 to 60% वहीं से आपका रेवेन्यू आता है। ठीक है जी। और जब वो आपने बंद कर दी तो अभी एक बहुत बड़ा स्ट्रीम 600 अरब का और भी पैकेज IMF के कहने में लगने वाला है। आई एम सॉरी, नहीं कोई बात जी जी कोई बात। बेसिकली देखें, हमेशा से ही एक कोशिश होती है। देखें, अगर आप जिन नेगेटिव हालात में, जिन मुश्किल हालात में चल रहे हैं, तो आप चूँकि इस वक्त गवर्नमेंट का एक फ़ोकस था या फाइनेंस मिनिस्टर का एक फ़ोकस था कि इस वक्त जो डॉलर की एक फ्लक्चुएशन थी प्राइस में, उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। अब उसको अगर कंट्रोल करने पे हम लगे हैं तो उसका थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया हमारी इंपोर्ट। अच्छा, अब ये पूरा एक सर्कल है ना आपके पास। अब इंपोर्ट में आपका रॉ मटेरियल भी लग गया, फिनिश गुड्स तो चले आनी थी, वो मार्केट में जाती तो आगे चली जाती। अब जो सबसे बड़ा एक और गैप इंडस्ट्री के लिए आएगा, वो आएगा जो आपका रॉ मटेरियल रुक गया। अब वो जितनी देर का ये आपका गैप आया है, इस गैप में इंडस्ट्री में अच्छा खासा बड़ा ब्लॉकेज आएगा। वहाँ से ना सिर्फ आपका टैक्सेशन का रेवेन्यू मुतासर होगा, इंडस्ट्री से भी, सप्लाई नहीं है तो टैक्सेशन नहीं है ना, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन नहीं है, तमाम चीज़ें आपकी ड्रॉप डाउन हो जाएंगी। अच्छा, उसका एक जो और बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो लोगों के लिए बेरोज़गारी होगी। ये सबसे जो डेंजरस आपके लिए चीज़ है वो लोगों का बेरोज़गार होना है। और अभी भी रिसेंटली बात हम कर रहे थे, लास्ट डे को फैसलाबाद के दोस्त आए थे तो वो बता रहे थे कि वहाँ इंडस्ट्री काफ़ी सारी जो है वो इन हालात की वजह से बंद हो रही है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि जिस वक्त ये लोग बेरोज़गार होंगे, अल्टीमेटली इंसान को खाने के लिए तो कुछ चाहिए, नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, उसके पास क्या रास्ता है? अल्टीमेटली ये फिर फसाद की तरफ जाएंगे, छीना झपटी की तरफ जाएंगे। ये जो उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपकी ख़राब होती जाएगी। अब इसको गवर्नमेंट को सीरियसली इस पर सोचना चाहिए कि कुछ ऐसे अवामिल जिनकी वजह से हम फ़्लाइट ऑफ कैपिटल जो है ख़ास तौर पे डॉलर की,
हमें उसको कंट्रोल करना है। वो सबसे बड़ा इस वक्त जो हमारे लिए अलमिया है। अगर आप बिज़नेस की इन्वॉल्वमेंट के रेफरेंस से उसको कंट्रोल करेंगे तो बाकी सारी की सारी आपकी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। पहले हमारे पास है क्या इंडस्ट्री में, चंद एक तो इंडस्ट्री है, थोड़ी सी इंडस्ट्री है। अगर वो भी निकल गई हाथ से और वो भी बंद हो गई तो आपके पास जितने लोग बेरोजगार इंपोर्ट करने के लिए पैसे तो पहले नहीं आएंगे वहाँ आपके से। लिए बिल्कुल मुश्किल सिचुएशन आ जाएगी। सही कह इस सिचुएशन में तो बल्कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस वक्त एक ग्रीन पैकेज लेके आना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, कि हम ट्रेडिंग से निकल के इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं। टैक्स हॉलीडेज़ दें, वन विंडो ऑपरेशन के तहत इंडस्ट्री की एनओसी, उसकी अप्रूवल, उसकी तमाम किस्म के उसके यूटिलिटी कनेक्शंस, एक शख्स पैसा लेके आता है उसको कहीं भी बिल्कुल लगाओ और लोगों को रोज़गार दो। ये सबसे बड़ा इस वक्त काम होगा अगर हम इसको नहीं कर सके। और दूसरा टेक्निकल एजुकेशन, तीसरा आपका आईटी। ये अगर तीन चीज़ों को हमने कम्बिनेशन बना के नहीं चले तो हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं कर सकेंगे। और ये फिर हम बातें ही करते रहेंगे, ना एफबीआर का टारगेट पूरा होगा, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, ना आपके पास लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो हम मुश्किल हालात में जाते जाएंगे। अगर ये करेंगे तो यहीं से रेवेन्यू आएगा, यहीं से रोज़गार मिलेगा, यहीं से बिजनेस चलेगा, इन्हीं से एक्सपोर्ट बनेगी और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब आपको बहुत शुक्रिया, इमरान शहर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफसल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।